नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। सर आपका। नमस्कार। सर, आज का दिन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ही चर्चित रहा है। सारी दुनिया ने टीवी पर नज़र गड़ाई हुई थी, सोशल मीडिया पर अमेरिका चुनाव को लेकर कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और जैसा कि आपने कहा था, आप बहुत महीनों से बात कर रहे थे कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप की जीत होगी, उनकी फिर से वापसी होगी और वही बात सच हुई। तो ये आपको क्यों लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेगा? एलन मस्क ने उनका साथ दिया और उनकी जो दौलत है वो भी बढ़ी है काफ़ी। तो और साथ ही एक चीज़ और ईवीएम पर सवाल एलन मस्क ने उठाए थे भारत में, तो उसका क्या होगा और आपको क्यों लगा ट्रंप ही जीतेंगे इस बार? मैंने 4 महीने पहले कहा था कि अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। फिर हमने 3 एपिसोड किए थे। एक 17 अक्टूबर को, एक 24 अक्टूबर को और एक 4 नवंबर को। और तीनों में मैंने बार-बार कहा था कि हर हाल में डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। और ये जो मीडिया वाले कह रहे हैं कि लड़ाई बराबर की है, फोटो फिनिश होने वाला है, पता नहीं चलेगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और तकरीबन इसी भ्रम में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, जो पिछले चुनाव में जब 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, तब मोदी जी बार-बार ट्रंप के साथ कह रहे थे, "अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार मेरा यार।" और उन्होंने एक नमस्ते ट्रंप करके एक पूरा का पूरा आयोजन भी अहमदाबाद में ठीक उस मौके पे किया था, जब पूरी दुनिया में कोरोना की आहट आ रही थी। और कोरोना की आहट का ये परिणाम हुआ कि जब ट्रंप हिंदुस्तान से अमेरिका गए, तो वहाँ पर कोरोना फैल चुका था। और एक तरह से मोदी जी के दोनों प्रोग्राम कि नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार, दोनों ट्रंप के लिए पनौती बनकर आए। और पनौती की वजह से आप समझिए इस बार ट्रंप ने एक बड़ी एहतियात रखी कि मैं नरेंद्र मोदी से ना मिलूँ। नरेंद्र मोदी आपको याद है 2 महीने पहले अमेरिका गए। वहाँ पर उन्होंने ज़ोर-शोर से जो है कोशिश की कि किसी तरह ट्रंप से उनकी मुलाकात हो जाए। ट्रंप ने उनसे मिलने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस वजह से मैं 2020 में हारा हूँ, तो मैं 2024 में भी हारूँ। तो पहली वजह तो ये है कि ट्रंप के जीतने की, कि वो मोदी से 2024 में नहीं मिले। अब ये बड़ा अजीब लगेगा हमारे भक्तों को, अंध भक्तों को, हिंदुस्तानियों को कि आप कैसी बात कह रहे हो। लेकिन मैं वो बात कह रहा हूँ जो सच्चाई है। मोदी जी जिससे मिलते हैं उसको ग्रहण लगा देते हैं। आपने देखा कि सुनक को उन्होंने हरा दिया, जापान के प्रधानमंत्री उनकी वजह से हार गए। शेख हसीना की सरकार जो है वो जब वहाँ हारी बांग्लादेश में, तो उसके बाद देखेंगे हम कि तब भी यही हुआ। उसके बाद पाकिस्तान में भी यही हुआ, श्रीलंका में भी यही हुआ। तो ऐसी हालत में आप देख लीजिए जिसने भी मोदी जी से गलबैयाँ मिलाई, उसका राजनीतिक पतन हुआ। तो ट्रंप जो है ज्योतिष में यकीन रखते हैं, शगुन अपशगुन में यकीन रखते हैं और इसलिए उन्होंने उन सारे नेगेटिव लोगों को, जिनकी वजह से वो पिछली बार हारे थे, उन्हें अपने से दूर रखा। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि मैंने लगातार आपको कहा था कि अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट हैं। सब लोग कहते हैं 7 स्विंग स्टेट हैं, जिनमें तय होता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। जिनमें एरिज़ोना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, नेवाडा है, नॉर्थ कैरोलिना है, पेंसिल्वेनिया है, विस्कन्सिन है। और इनमें हमेशा कभी अभी तक नहीं हुआ कि सातों के सातों स्टेट ट्रंप के फ़ेवर में गए हों। ट्रंप सातों में जीते हैं और सातों में जीते नहीं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और जो तीसरी बात वो ये हुई कि जो वहाँ पर बैलेट पोलिंग होती है, बैलेट से लोग वोट डालते हैं, उनके लिए एलन मस्क ने एक योजना का आयोजन किया। और वो योजना थी कि जो कोई मेरी डिक्लेरेशन को, मेरे लेटर को साइन करेगा, उसे मैं जो है $100 दूँगा। और उसमें लिखा क्या था, 2 शर्तें थी। मैं जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच में यकीन रखता हूँ और दूसरा है कि मैं गन रखने के अधिकार की पूरी तरह से तायद करता हूँ। अमेरिका में गन रखना एक वहाँ की कल्चर का हिस्सा है और हिंदुस्तान की तरह अमेरिका में गन रखने के लिए आपको किसी तरह का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं। तो उसने ये कहा कि मैं जो भी व्यक्ति रोज़ जो है
बैलेट से अपना वोट कास्ट करेगा, मैं हर व्यक्ति में एक आदमी का नाम ड्रॉ से निकालूँगा। वो व्यक्ति जो है रिपब्लिकन भी हो सकता है, डेमोक्रेट भी हो सकता है और उसे 8 करोड़ रुपए यानी 1 मिलियन यूएस डॉलर का इनाम दिया जाएगा। इससे नतीजे में क्या फ़र्क पड़ा, वो ये पड़ा कि पहले 3 करोड़ लोग जो है, वो अमेरिका में बैलेट पेपर से वोट देते थे। इस बार 7 करोड़ लोगों ने दिया है, डबल से भी ज़्यादा। और पहले जो बैलेट होते थे, बैलेट के जो वोट होते थे, पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में, जो रिपब्लिकन को बैलेट का शेयर मिला था, वो था 30% और जो डेमोक्रेट को मिला था, वो था 62%। इस बार उल्टा हो गया। इस बार ट्रम्प को पोस्टल बैलेट में 52 से 58% के करीब अब तक जो गिनती चल रही है, वोट मिले हैं और जो डेमोक्रेट हैं, उनके वोट कम हो गए। तो एक तरह से ट्रम्प के चुनाव में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर हुआ, वो एलन मस्क हुआ। और एलन मस्क इसलिए हुआ क्योंकि एलन मस्क एक ऐसा आदमी है, जो अपनी ताकत, अपने दिमाग, अपने पैसे के बल पर आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जब चुनाव शुरू हुए थे, तो एलन मस्क की टोटल जो प्रॉपर्टी थी, वेल्थ थी, उसकी कीमत जो थी, वो थी 13 लाख करोड़ रुपए। और 1 महीने में उसकी जो दौलत है, वे निजी दौलत, उसमें 10 लाख करोड़ का इज़ाफ़ा हो गया, 10 लाख करोड़। आज के दिन उसकी वेल्थ जो है ट्रम्प के जीतने के साथ ही कितनी हो गई? 23 लाख करोड़। 23 लाख करोड़ को भारत के लोग नहीं समझेंगे, वो ऐसे समझेंगे कि हमारे जो देश का पूरा बजट है, वो 46 लाख करोड़ है। तो उसकी आधी दौलत जो है इस समय किसके पास है? वो एलन मस्क की दौलत है। तो एलन मस्क को इस चुनाव में कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने लगाए 1000 करोड़ रुपए और कमाए 10 लाख करोड़ रुपए। यानी ये दुनिया का चमत्कार है और इसीलिए ट्रम्प को आज मानना पड़ा। ट्रम्प ने कहा कि भाई वी हैव ए स्टार और उसका नाम है एलन मस्क। उसने कहा ये जगमगाता स्टार है। ये जब आता है तो लोगों को सम्मोहित कर लेता है और मज़े की बात ये है कि एलन मस्क ने अपनी जो फ़ोटो डाली है, उसने अपना पद भी बता दिया है कि मैं जो है इकोनॉमिकल एफिशिएंसी डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी का मंत्री बनूँगा। अब मंत्री बनूँगा, कोई आदमी अभी चुनाव के नतीजे पूरे आए नहीं हैं, घोषित नहीं हुए हैं। वहाँ के चुनाव आयोग ने नहीं कहा है। लेकिन एलन मस्क ने अपना पद बता दिया कि मेरा पद ये होगा और एलन मस्क जो है वो लगातार इसलिए चर्चित रहे हैं, भारत के लिए चिंता की बात है एलन मस्क का मंत्री बनना। वो इसलिए है क्योंकि वो भारत सरकार पे सीधा कटाक्ष करते हैं। जब टेस्ला की गाड़ियाँ हिंदुस्तान आ रही थी, तो भारत सरकार ने गडकरी जी ने बीसियों बार ये कहा कि भई तुम जो है अपनी गाड़ियाँ हिंदुस्तान में बनाओ। तो एलन मस्क ने एक बात कही थी, मैं हिंदुस्तान में गाड़ी क्यों नहीं बनाऊँगा? क्योंकि हिंदुस्तान में जीएसटी लगा हुआ है और हिंदुस्तान के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो बड़े भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। मैं अपनी गाड़ी बनाऊँगा, इनका कोई इंस्पेक्टर जीएसटी का आएगा और कहेगा मिस्टर एलन मस्क यू आर अंडर अरेस्ट, तो मैं बंद हो जाऊँगा। और उसने कहा कि भारत की जुडिशरी के बारे में भी कहा कि वहाँ की जुडिशरी में मुझे यकीन नहीं है। मैं कहूँगा मुझे बेल दे दो, वो कहेंगे नहीं पहले जेल चलो, पहले तिहाड़ चलो। हम तुम्हारी जो है किसकी तरह सेवा करेंगे? जो एक गुंडा बदमाश जिसका नाम सब लोग जानते हैं, अभी साबरमती की जेल में बंद है, उसके साथ बिठा देंगे मुझे। तो उसने कहा मैं नहीं आऊँगा। गडकरी जी की नाक जो है 2 इंच कम हो गई रगड़-रगड़ के। हुँ। एलन मस्क ने कहा सर, मैं सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जा रहा है कि भारत की नीतियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या कदम उठा सकते हैं? चाहे वो व्यापार को लेकर हो, टेक्निक को लेकर हो, वीज़ा को लेकर हो, ये सारी चीज़ें हैं, तो इन पर क्या असर पड़ने वाला है? सरकार जो है ट्रम्प नहीं चलाएँगे, सरकार अब की बार जो है एलन मस्क चलाएँगे। ट्रम्प 78 साल के हैं, मस्क सरकार चलाएँगे, मस्क का पैसा है, मस्क का दिमाग है, मस्क ने अपनी पूरी इज़्ज़त, दाँव प्रतिष्ठा दाँव पर लगाई और उसे किसी चीज़ को छुपाया नहीं, यहाँ के अडानी-अंबानी की तरह नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हैं। हरियाणा में करोड़ों 5,000 करोड़ रुपए बाँट दिया अडानी-अंबानी ने, पर्दे के पीछे हैं। पूरे के पूरे सांसद जो खरीदे जाते हैं, बीजेपी को चंदा मिलता है, वो अडानी-अंबानी जैसे पशु धन पशु देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहते हैं, हम नहीं।
एलन मस्क की लड़ाई जो है सीधी है। वो भारत सरकार में, मैंने आपको पहले भी कहा था, उसने कहा था कि मैं 1 जनवरी 2025 को 2 करोड़ सैटेलाइट मोबाइल फ़ोन फ्री दूँगा। उनके लिए आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा मोबाइल लो, सैटेलाइट मोबाइल लो और उसका यूज़ करो। भारत सरकार ने उसको अनुमति नहीं दी। आज से 5 साल पहले भी नहीं दी, क्योंकि भारत सरकार जो है चलाता कौन है? अंबानी जी चलाते हैं, अंबानी जी का जियो चलाता है। तो जियो को आगे बढ़ाना था, इसलिए एलन मस्क को उन्होंने परमिशन नहीं दी। बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। पूरे बीएसएनएल को बर्बाद करके 4 लाख करोड़ की कंपनी का हाल ये कर दिया। अभी आपने देखा होगा, ऑयल इंडिया, गैल, सबके दिवाले निकल रहे हैं, सब नुकसान में चल रहे हैं। सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही चीज़ है जो फ़ायदे में चल रही है, वो अंबानी और अडानी का पेट्रो। वैसे क्योंकि मोदी जी का पूरा वरद हस्त है। तो एलन मस्क ने कहा कि मैं फ्री में दूँगा। भारत सरकार को उसकी ये बात माननी पड़ी कि हाँ जी, इस बार हम जो है नीलामी नहीं करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव वे से अपनी जो मोबाइल सर्विसेज़ हैं, उनके लाइसेंस देंगे। तो एलन मस्क जो है भारत सरकार को चुनौती देता है, और वो उसको ही नहीं, वो हमारे इलेक्शन कमीशन को चुनौती देता है। अभी एलन मस्क ने कम से कम 4 बार कहा कि ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है। हमारा चुनाव आयोग कहता है बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और हमारे एक राजीव चंद्रशेखर हैं, मंत्री हैं, वो कहते हैं जी हमारी जो ईवीएम होती है टोस्टर की तरह होती है। अब टोस्टर एक को आप सवाल ऐसे सर, एक बीच में सवाल पूछना चाहूँगा आपको। सर ये आदमी डू समथिंग बी समथिंग अगर मस्क अगला प्रेसिडेंट बन सकता है क्या? 100 कमेंट कर दिए सर इसने। क्या आप कह रहे हैं ये कि एलन मस्क अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं बन सकता? मैं आपको आज लिख के देता हूँ, घोषित करता हूँ, अमेरिका का अगला राष्ट्रपति एलन मस्क होगा 2028 के चुनाव में, और 2032 के चुनाव में भी एलन मस्क जो है अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। 8 साल अमेरिका का राष्ट्रपति अगला पूरी दुनिया ने चुन लिया है, अमेरिका ने चुन लिया है। और जो बात मैं कर रहा हूँ, एलन मस्क जी सर, आपकी आवाज़ रोक दी गई थी। बोलिए। ये ये देखिए, ये तो टेक्नोलॉजी है। हुँ। अडानी, अंबानी, मोदी जी इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप समझिए, उसने सीधा कहा कि तुम्हारी ईवीएम जो है चोर हैं। तो हमारे राजीव चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, मंत्री जी हैं, कि ये तो टोस्टर की तरह है। अरे भाई, टोस्टर को लेकर तुम इतने बेचारे डरे क्यों रहते हो? एक मशीन तो बाजार में उतारो, कैसे कसौटी पे कस के दिखाए कोई आदमी। अब एलन मस्क से मैं चिट्ठी लिखूंगा, कल ही लिखूंगा, कि भाई तुम जो है ये मांग करो कि एक ईवीएम मेरी कंपनी को दी जाए, ताकि हम जो है उसकी हैकिंग सार्वजनिक तौर पे करके दिखाएं। तो ये पता है क्या करेंगे? कहेंगे ये देश विरोधी बात हो रही है, हमारी ईवीएम की इज्जत खतरे में है। ईवीएम कोई औरत नहीं है कि उसके कपड़े एलन मस्क उतार रहा है। लेकिन ये ऐसे-ऐसे तर्क गढ़ेंगे, और हमारी सुप्रीम कोर्ट पे मुझे कई बार हँसी आती है कि वो इनकी बातें एज़ इट इज़ मान लेते हैं। कई बार मुझे लगता है जज जो है वो डरते हैं सरकार से, और उन्हें लगता है कि मोदी सरकार है, चुनाव आयोग है, इनके खिलाफ कोई फैसला दे दिया, तो हमारी जो है जान आफ़त में आ जाएगी। और ये बात तो हमारे जो प्रधान न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने 2 दिन पहले कह भी दी कि भई ये क्या ज़रूरी है कि हमारी जुडिशरी जो है वो सरकार के खिलाफ। अरे भाई, तुम्हें इस बात के लिए नहीं बैठाया तुम सरकार के खिलाफ हो या सरकार के पक्ष में हो। तुम इसलिए बैठे हो कि तुम फैसला करो कि कोई मुकदमा आया है, वो मेरिट के हिसाब से सही है या गलत है। अब ये सरकार कहाँ से आ गई? फिर कहेंगे अब भगवान के खिलाफ कैसे फैसला दें? क्योंकि हम तो भगवान से खुद मदद माँगते हैं राम मंदिर पे। तो ये जुडिशरी के जो प्रधान न्यायाधीश हैं इस समय, डीवाई चंद्रचूड़, मुझे लगता है उनका मानसिक जो आधार है दिमाग का, वो थोड़ा अस्थिर हो गया है। उनको अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए, उसका इलाज भी कराना चाहिए, और वो कई तरह के मति भ्रमों के शिकार हैं। और मैं समझता हूँ कि 11 तारीख के बाद, 11 नवंबर को जो रिटायर हो जाएँगे, तो उनकी हालत बड़ी दयनीय हो जाएगी। वो जो है अपने कमरे में बैठकर आएँ-बाएँ-शाएँ पत्रकारों को बुलाकर रोज़ टीवी में इंटरव्यू दिया करेंगे, और कहेंगे मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, और कोई उनकी बात सुनेगा नहीं। अब हम थोड़ा विषय से वास्तव में भटक गए।
तो एलन मस्क ने कहा है कि तुम्हारी ईवीएम फर्जी है। अमेरिका का चुनाव आयोग हिंदुस्तान के चुनाव आयोग से 100 गुना बेहतर है, ये भी इस चुनाव ने सिद्ध किया है। इस चुनाव में चुनाव आयोग ने अपनी परंपराओं को, अपनी मर्यादाओं को अमेरिका के बनाए रखा है। हिंदुस्तान के चुनाव आयोग की तरह नहीं है कि जो है हमेशा वो गर्दन झुकाए बैठा रहता है कि हमें क्या मतलब, हम तो गांधी जी के 3 बंदर हैं। 3 चुनाव आयुक्त हैं हमारे यहाँ। तो गांधी जी के 3 बंदर आपको याद होगा, आँखें बंद करके रखो, बुरा मत देखो, कान में उँगली डाल लो, बुरा मत सुनो, मुँह पे टेप लगा लो, बुरा मत बोलो। तो तीनों मिट्टी के माधो की तरह हमारे चुनाव आयुक्त बैठे रहते हैं, लेकिन इज्जत की बड़ी परवाह करते हैं। उनको लगता है हमारी दुनिया बेइज्जती कर रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा हम चुनाव आयोग के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे। हम तो मोदी जी के मार्ग का अनुसरण करेंगे, ना प्रेस को बुलाओ, ना उनको अपनी बात बताओ, क्योंकि ये हमारी बगिया उधेड़ते हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव आपने देखा, हम सबने देखा कि किस तरह से बेबाकी से सबने अपनी बात कही, इधर वालों ने भी, उधर वालों ने भी, कमला हैरिस ने भी। अब जो ट्रंप की जिस बात को हम कर रहे थे, 2 बातें जो जाननी ज़रूरी हैं कि इस चुनाव में ट्रंप ने किसको हराया? कमला हैरिस को हराया। वो कौन थी? डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला उम्मीदवार थी। और पिछली बार किसको हराया उन्होंने? पिछली बार उसने डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला उम्मीदवार हिलैरी क्लिंटन को हराया। तो दोनों बार ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी महिलाओं को चित्त कर दिया। वैसे तो वो चित्त करने के मामले में कई बार उन पे आरोप भी लगते रहते हैं। उनकी वैसी फ़ोटो भी आती हैं कि वो महिलाओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं, उनको पैसा देते रहते हैं। ख़ैर ये विषय नहीं है, लेकिन दूसरी बात जो ट्रंप ने सिद्ध की, वो एक पूरे इतिहास को उन्होंने पुनर्लिखित किया है, वो है स्टीफ़न गोवर क्लीवलैंड, अमेरिका के 22वें राष्ट्रपति थे, डेमोक्रेट थे। वो 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़े, जीते। 23वें राष्ट्रपति के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे, वो हारे। और 24वें राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने फिर लड़ा और फिर तब के राष्ट्रपति को हराकर वो दोबारा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ट्रंप ने भी यही किया। पहले वो 16 में लड़े, जीते, 20 में लड़े, हारे, 24 में जीते। पहली बार ये कमाल जो किया था वो स्टीवन ग्रोवर क्लीन ने किया था, जो उस समय 85 साल के थे। 85 यानी इससे वृद्ध आदमी कभी भी अमेरिका का चुनाव नहीं लड़ा है। 85 से 89 साल तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और ट्रंप भी 78 साल के हैं। तो ऐसी उम्र की दहलीज पर ट्रंप ने दोबारा इतिहास को अपनी तरफ से बनाया, लिखाया और आगे बढ़ाया। अब ये सारी बात का लुभो-लुभाव एक आता है कि हिंदुस्तान की राजनीति पर, हिंदुस्तान के व्यापार पर, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? ट्रंप जीतेंगे इस बात से ही हमारा चुनाव आयोग और हमारा स्टॉक एक्सचेंज दोनों सड़े हुए थे। 3 दिन पहले जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा था, इसलिए गिर रहा था अगर ट्रंप जीत गए, तो अमेरिका में क्या होगा? क्योंकि ट्रंप जो है वहाँ पर अब की बार ट्रंप सरकार के बाद वो दूसरा करेंगे आत्मनिर्भर और पूरा विश्व गुरु कौन हो? अमेरिका हो। ट्रंप का तो नारा ही ये रहा है। तो हो सकता है कि वो वहाँ पर अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। वो लोगों को बाहर से आने नहीं देंगे। अमेरिका के लोगों के जो रोज़गार हैं, वो उनको सुरक्षित करेंगे। अमेरिका का धन बाहर ना जाए, उसको हार्ड लाइन लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ जो व्यक्ति है एलन मस्क, तो एलन मस्क ने कहा है कि मैं मिनिस्टर फॉर एफिशिएंसी बनूँगा, डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी। और उसने कहा मैं अमेरिका का जो खर्चा है, जो वेस्टेज होती है, अनाप-शनाप पैसा खर्च किया जाता है, हिंदुस्तान में भी किया जाता है, उसको मैं रोक लगाऊँगा और उसमें कम से कम 2 ट्रिलियन का खर्चा कम खर्च हो, ये व्यवस्था करूँगा। अभी 2 ट्रिलियन खर्च ना हो, उसका नुकसान भारत जैसे देशों को इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका जो सहायता बाँटता है, जो अनुदान देता है, उस पे भी रोक लगेगी। जो विलासिता की चीज़ें हैं, विदेशों से इम्पोर्ट होता है, उसको भी कम किया जाएगा। तो भारत, चीन और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और ट्रंप जो है, एक बात साफ है कि वो जो बाइडेन से बेहतर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सिद्ध होंगे और इसलिए उन्होंने अप्रैल से आज से ही जो कार्रवाई शुरू की है, आज से ही जो डिक्लेरेशन शुरू की है, उसको लेकर आप एक बात मान सकते हैं कि अब अमेरिका की हालत वो नहीं होगी, जो बाइडेन के टाइम में थी।
जो बाइडेन के टाइम में अमेरिका का हाल ये था कि कोई भी आता था, अमेरिका को धमका देता था और हमारे और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे। अब मैं कल्पना करता हूँ जैसे ट्रम्प अगर जी-20 की तरह हिंदुस्तान आए और मोदी जी कह के देखें ट्रम्प को कि तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दूँगा। एलन मस्क आ जाए और उसको कहें कि हम तुम्हारे पत्रकारों को बंद कर देंगे, तो ऐसी हालत नहीं होगी और जहाँ तक जो निझर का मामला है और जो पन्नू का मामला है, उसमें अमेरिका और सख्त हो जाएगा। दे विल हैव ए आयरन हैंड पॉलिसी उसकी वजह से हमें ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि अब अमेरिका में उन लोगों की इज़्ज़त होगी जो ज्ञान-विज्ञान वाले लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं होगी और भारत में भी जो अंधभक्त हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है और इसीलिए आज वहाँ पर जो गीता फोगाट थी, उसने ट्रम्प का समर्थन किया है, जबकि वो आरएसएस की पुरानी प्रचारित कार्यकर्ता हैं। आरएसएस उन्हें अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जिताने के लिए, लड़ाने के लिए कई सालों से तैयार कर रहा था। उसने भी आज ट्रम्प के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये एक नई खबर है। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन कोरोना के टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चल रही थी, लॉकडाउन पहला था 2020 में, तब डोनाल्ड ट्रंप का भी रवैया बड़ा खराब रहा था हमारे लिए। उसने धमका के दवाइयाँ मँगा ली थी। तो क्या दोबारा से रिश्ते उसी तरह रहेंगे या मोदी जी के साथ दोस्ती हो सकती है फिर से? नहीं, वो मोदी जी से डिस्टेंस बना के रखेंगे। मोदी जी की असलियत उन्हें पता है। उन्हें पता है कि मैं एक बार सत्ता से हारा तो मोदी जी की वजह से हारा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को वो अब की बार ट्रम्प सरकार के लिए बुलाएँगे। ना ये होना है अब आगे। तो इसलिए मोदी जी का जो चैप्टर है, एक तरह से मोदी जी के नुकसान की बात है ये होके रहेगा। चलिए सर, आज मुझे लगता है कि यूट्यूब भी इस बात से बड़ा खुश है, हमारी रीच को रोक नहीं रहा है और बढ़ा रहा है। तकरीबन 7,500 लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मैं चाहता हूँ ये संख्या और बढ़े और सब्सक्राइबर जो लोग नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब के बिना ना जाएँ। रोज़ाना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इन दोस्त को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लीजिए। कल फिर मुलाकात होगी सर के साथ 10 बजे के आस-पास, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर। नमस्कार।